आलेले आहेत. बरेचसे प्रश्न आम्हाला त्यांना विचारायचे आहेत आणि मला वाटते की त्याचे अगदी योग्य उत्तरही आम्हाला आज मिळणार आहेत. पण त्यापूर्वी मॅमनी आतापर्यंत आपल्या शहरामध्ये जे काम केलेलं आहे त्याची एक छोटीशी मॅमच्या विषयी असलेली एवी सुद्धा इथे आपल्याला उपलब्ध आहे. सो मॅम, विथ युअर परमिशन. अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते. याच विचारांना सार्थ ठरवले नीमा अरोरा यांनी. दिल्लीच्या बालसहयोगमध्ये कधी काळी शिक्षिका म्हणून नीमा अरोरा यांनी सामाजिक काम देखील केले. नीमा अरोरा IASच्या पहिल्याच प्रयत्नात 3 पायऱ्यांनी खाली उतरल्या, पण त्यांनी जिद्द सोडली नाही आणि दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी IAS क्रॅक केली. कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर असलेल्या नीमा अरोरा यांनी इंजिनिअरिंग करतानाच वेगळे ध्येय जोपासले. मित्रांनी प्रोत्साहित केल्याने करिअरची त्यांची दिशाच बदलली. त्यावेळी दिल्ली येथे घरात सरकारी नोकरी करणारे कोणीच नव्हते. MA मध्ये पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयात त्यांनी गोल्ड मेडल देखील पटकावले आहे. बॅडमिंटन खेळण्यात त्यांना विशेष रुची आहे, तर लहान मुलांना शिकवण्यात त्यांना मनस्वी आनंद मिळतो. स्पर्धा परीक्षांमध्ये केवळ IAS क्रॅक केली नाही, तर बँक प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्टाफ सिलेक्शन ऑडिटरची परीक्षा देखील त्यांनी उत्तीर्ण केली. इतक्यावर नीमा अरोरा या थांबल्या नाहीत, तर सावधान, त्यांनी असिस्टंट सेंट्रल इंटेलिजन्स ऑफिसरची परीक्षा पण उत्तीर्ण केली आहे. नीमा अरोरा या अकोल्यात आल्या त्या थेट महापालिका आयुक्त म्हणून त्यांनी महापालिकेतील पडित वार्ड रचना बंद केल्याने सत्तारूढ पक्षांची डोकेदुखी वाढली होती. कुठलीही फाईल पेंडिंग ठेवू नये असाच त्यांनी दंडक कायम ठेवला. तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील कायम आहे. सरकारी नियम यात जी गोष्ट बसते ती त्यांनी कधीच थांबवली नाही. सरकारी नियम आणि कायद्यात न बसणाऱ्या गोष्टींना त्यांनी थाराच दिला नाही. यासाठी जेव्हा लोकप्रतिनिधींशी पंगा घेण्याची गरज पडली तेव्हा त्यांनी तशी भूमिका देखील घेतली. मोरणा नदीच्या पात्रात लोकांची घरे गेल्यावर त्या ठिकाणाची खरेदी विक्रीचे व्यवहार त्यांनी थांबविले. यासाठी स्थानिक भूमाफियांचा त्यांनी विरोध पत्करला. इतकेच नाही तर अनेक बड्या लोकांसह 13 लोकांचे गन लायसन्स रद्द केले. कोरोना संकटात अकोल्यातील नागरिकांसाठी नीमा अरोरा यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. जिल्ह्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणात जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांची मोलाची भूमिका आहे. अवैध त्यांना काही चालत नाही. नियमात असेल तर ते काम त्या थांबवित नाही. जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा. एग्जाम्स क्रैक किए हैं तो ये शादी के पहले किए के बाद में? शादी से पहले. फिर भी मतलब लड़का मिल गया, अदरवाइज इतना क्वालिफिकेशन होना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता था. नहीं, जो आपने बताया ना अभी इंट्रोडक्शन में कि मित्र ने गाइड करा, तो वो मित्र ही मेरे हस्बैंड है. तो अकोला में आपने आयुक्त का भी भार भी संभाला है और अभी जिलाधिकारी करके आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. लेकिन हमारे फिर भी कुछ सवाल है जो हम आपसे आज जानना चाहते हैं. सो डेफिनेटली कि सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि अकोला जब से मतलब अकोला सिटी जब से बनी है तो पहली बार कोई महिला जिलाधिकारी इस शहर में आई है, इसलिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ है और एक फ्रेंडली जेस्चर सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. तो मैं महिलाओं से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अकोला ज़िला जो है यहाँ पे महिलाओं में थायराइड सबसे ज़्यादा थायराइड की केसेस जो है वो अकोला में है. तो इससे संबंधित अपने यहाँ अपने कोई ऐसी उपाय योजना या कोई ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने यहाँ या फिर उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कोई ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है क्या? नहीं, थायराइड स्पेसिफिक मुझे एक्चुअली अभी तक पता ही नहीं था कि इश्यूज़ हैं महिला के. ज़्यादा तक सुना था स्टोन्स होते हैं बिकॉज ऑफ खारपान पट्टा. तो स्टोन्स के लिए हमने डायलिसिस मशीन देने की कोशिश करी थी, बट थायराइड के लिए मैंने अभी तक कोई भी उपाय योजना नहीं करी. तो अकोला शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं थायराइड की पेशेंट्स हैं. ओके. और साथ में जो लेडी हार्डिंग की जो वहाँ का क्लीनिंग का जो हर बार इशू रहता है या GMC का जो रहता है, तो इससे रिलेटेड क्या कदम? GMC में और
और वुमेंस हॉस्पिटल में स्टाफ क्रंच बहुत रहता है, तो स्टाफ क्रंच जो है वो ऊपर से अप्रूव होके आता है स्टेट लेवल से, तो जब तक नहीं है तब तक हमें टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स में ही काम चलाना पड़ता है। बट फिर भी जो पार्किंग फैसिलिटी एंड वाटर है, वाटर अवेलेबिलिटी जो नहीं थी उसके लिए हमने बहुत कोशिश करी और अभी इन प्रोग्रेस है। तो होपफुली मुझे लगता है विद इन 2 to 3 मंथ्स हमें लगता है पार्किंग एरिया एंड वाटर मैनेजमेंट में सोल्यूशन मिलेगा। बट सफाई के लिए अभी भी फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। सो मैम कोई बाहर से जैसे किसी को हायर करके या कोई स्पॉन्सर से ऐसी कोई वहाँ पे आप टेम्पररी कोई फैसिलिटी टेम्प्रेरी प्रोविजंस के लिए भी जो अपने पास वैकेंसी चार्ट रहता है जिसके थ्रू आप अलॉट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, वो इतने कम हैं कि वो सफाई के लिए इतने इनफ नहीं है, तो उसके लिए अभी तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। और जीएमसी में हम बहुत बार देखते हैं, मतलब कोविड में भी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस की है कि वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम स्टाफ है, तो हाँ। उसके लिए कोई टेम्पररी अपॉइंटमेंट आप लोग आपके लेवल पे नहीं करा सकते? तो एक्चुअली एक नियम होता है कि जितनी वैकेंसीज़ हैं उसका कुछ परसेंट ही आप टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट कर सकते हो, तो वो सारी भर चुकी हैं। उसके बाद भी स्टाफ क्रंच है बिकॉज ऊपर से वो अप्रूवल नहीं आ पा रहा है, तो हम बार फॉलो अप लेते हैं बट फिर भी अभी तक अप्रूवल आए नहीं। तो मतलब इस चीज़ के लिए आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं है? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। ओके। यस। तो महिलाओं में और एक चीज़ है, जैसे 8 मार्च को जो मेळावा हुआ था जिलाधिकारी Yes. कार्यालय में, तो उसको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ऐसे बहुत सारे बचत गट भी हैं यहाँ पे, लेकिन उनके लिए एक अलग से जो बाजार पेठ होनी चाहिए जिसको बोलते हैं महिला बचत स्वतंत्र बाजार पेठ जिसको बोलते हैं, तो ऐसा ये मुद्दा बहुत टाइम से रुका हुआ है और उसके ऊपर अभी भी किसी ने कोई फॉलो नहीं किया या कोई काम नहीं किया, या फिर चलिए रेगुलर उनके लिए बाजार नहीं, लेकिन कोई वीक में से 2 या 3 डेज ऐसी कुछ प्रोविजन हो सकती है क्या? महिला स्पेसिफिक नहीं बट बचत गट के लिए हम लोग प्रोविज़न कर रहे हैं कि अपना वो जो शासकीय बगीचा है उसमें प्रोविज़न कर रहे हैं मॉल क्रिएट करने की। उसके अलावा महिला बचत गट के मार्केट को प्रमोट करने के लिए हम खादी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तीसरा हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, जनधन वंदन शॉप है कलेक्टर घर के जस्ट बाजू में, तो वो शुरू करी थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालने के लिए। बट वुमेन सेंट्रिक मार्केट उसको मैं प्रमोट ही नहीं करती कभी, तो हम मुझे लगता है मैन और वुमेन एक ही बराबर है, हमने ही अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है डिफरेंस। तो वुमेन ना हो, एसएजीज हैं, एसएजीज के थ्रू हम लेके आएंगे बट नॉट दिस डिवाइड। आपने अभी खादी ग्रामोद्योग के बारे में जो बोला, तो अकोला में भी जो खादी ग्रामोद्योग का जो मंडल है वो भी मतलब ऐसा लगता है कि उसको पॉज करके रखा हुआ है। हाँ। क्या तो एक्चुअली मेजर रीज़न है कि थोड़ा सा साइडलाइन डिपार्टमेंट हो जाता है हमारा, यूजुअली मेन स्ट्रीम के अलावा हट के उस तरफ डायरेक्शन जाता नहीं है। बट फिर भी हम थ्रू खादी अब बी कीपिंग जो होता है एपीकल्चर उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। हमने बहुत सारे बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करें एपीकल्चर के लिए फार्मर्स को। उसके अलावा अब खादी को हम कैसे खादी को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तीसरा, अब खादी के थ्रू बहुत सारे लोन्स इशू करे जाते हैं फॉर डिसएडवांटेज एंड इंटरेस्टेड ग्रुप्स, तो जॉब लेना चाहते हैं तो वो लोन्स कैसे बैंक जल्दी अप्रूवल करे ये हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 3 स्टेप्स से खादी का डिपार्टमेंट भी बहुत आगे निकल के आएगा। और खादी डिपार्टमेंट को जो अभी लीड कर रही है नंदा मैडम, शी इज़ ऑल्सो लेडी एंड इंटरेस्टेड लेडी, बस थोड़ी सी कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से शायद वो आगे नहीं निकल पा रही, बट करेंगी ज़रूर अच्छा तो काम। मतलब आपकी तरफ से उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया जाता है? हाँ, एवरी मंथ तो एटलीस्ट 1 मीटिंग होती है, उसके अलावा भी बार रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं। क्योंकि जैसे ये शहर जो है, मैं तो कहती हूँ कि दिस इज दी अमेजिंग अकोला, ये मेरा खुद ने बनाया हुआ एक टाइटल है, लेकिन इसके अलावा कॉटन सिटी के नाम से शहर जाना जाता है। सो वी आर रियली एक्सपेक्टिंग कि कॉटन का जो हाँ, तो अपने पास एक इंटरेस्टेड पार्टी आई है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी है, तो विद द हेल्प ऑफ जिला परिषद एंड देयर टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करेगी कि वो यूनिट सेटअप कर देगा। तो मतलब ये आपके कार्यकाल में शायद हो जाए, ट्राई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ना। यस। और एक अपने यहाँ बहुत बड़ा जो करोड़ों की खाद यहाँ लाई जाती है सीमेंट रैक रेलवे के माध्यम से जो आती है, उससे रिलेटेड हमारे पास पहले एक एरिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। शहरातील जड वाहतुकीसाठी आता उड्डाणपूल झाला, त्यामुळे जड वाहतूक सुरळीत झाली आहे। त्याचबरोबर वाहतूक कोंडी पण थांबली आहे। शहरातील मालधक्का शिवणी येथे नेण्यात आला। तेथे गोदाम नाही, मजुरांना पिण्यासाठी पाणी नाही, बसण्यासाठी जागा नाही। इतकेच काय तर येणारा माल थेट पावसात भिजत असून तिथे रेल्वेनं कुठलीच सोय केली नाही।
त्यामुळे खते सिमेंट यांचे रॅक आल्यानंतर त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, बारिश आता है तो बारिश में सारे रात बैठे रहना पड़ता है. कितना दूर से आते हैं काम करने के लिए, फिर भी यहाँ पानी पीने को नहीं मिलता है. दूसरे के यहाँ जाते हैं 20 रुपया पानी लेता है एक बोतल का. आज का क्या तमाशा है ये देखो, क्या ऐसे काम कैसे होगा. टीन सेट नहीं है, कुछ नहीं है सुविधा यहाँ पर. यहाँ कोई चीज का बोलो तो दलाल भी सुनता नहीं, ना मुकदम कोई सुनता. यहाँ आदमी जो भी रहता खुद की रिस्क पे काम करता है. तो ये शिवनी माल गुटखा का जो विषय है, जो शायद महानगर पालिका के हद में नहीं आता है, लेकिन एक करोड़ों की खाद जो बाहर से अपने यहाँ आती है, तो उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए या फिर जो लोग लेके आते हैं, जो वर्कर्स वहाँ उनके लिए कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, तो उसके बारे में क्या मतलब आपकी तैयारियाँ हैं? बहुत बार ये इशू रेज हुआ था और प्री मानसून बैठक में हमने स्टेट लेवल तक भी ये इशू उठाया कि जो शिवनी का रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, उस पे हमारे पास बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, स्पेशली गोडाउन नहीं है प्रॉपर, जिसके वजह से उसको प्रॉपर शेड मिल पाए. तो वो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारा फर्टिलाइज़र वेस्ट होता है. तो हमने ट्राई करा, जो पहले अकोला स्टेशन था जिधर ऑलरेडी पहले ये जाता था माल, धक्का गाड़ी जो जाती थी, वो कंटिन्यू हो पाए, बट वो भी नहीं हो पाया. तो अभी जो टेम्प्रेरी प्रोविजंस है, जैसा है शिवनी रेलवे स्टेशन वैसे चलाना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल ऊपर से डायरेक्शंस सेंट्रल रेलवेज़ को मिलें कि भुसावल का जो रेलवेज़ है वो रेडी हो जाए कि अकोला रेलवे स्टेशन में फिर से हम शुरुआत कर दें. तब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी. बट फिर भी हमने जो इनके DRM है नांदेड़ में जो बैठते हैं, उनसे हमने बोला था पानी और बेसिक कम्युनिटीज़ की देखें, लाइटिंग वगैरह की, तो वो उन्होंने एटलीस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए देखना शुरू कर दिया है. सो होपफुली थोड़े से अरेंजमेंट्स होंगे, बट शेड के अभी भी अरेंजमेंट्स होंगे नहीं. ओके, सो मतलब ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो एज अ कलेक्टर आप इसके लिए कोई डिसीजन ले सकते? वी कैन कीप ऑन फॉलोइंग कि ऊपर के लेवल से हो जाए, बट हमने अपनी तरफ से लेटर भी इशू करा. बट अब ये रेलवेज़ को भी अपना कमर्शियल एंगल देखना होता है, कमर्शियल प्रॉफिट देखना होता है, तो उनका 2 साल पहले जो बंद हुआ उसको फिर से रिवाइव करने में उनको भी टाइम लगेगा. सो दिस इशू वुड टेक टाइम. तो क्या कोई पॉलिटिकल हेल्प से या किसी और चीज़ से ये चीज़ सॉल्व नहीं, अभी अपना स्टेट का ही इशू ऐसा था कि पॉलिटिकल हेल्प नहीं मिल पाती, बट अब होपफुली वील अगेन रेज दिस इशू तो मिलेगी. ओके, Yes. तो मतलब ये भी शायद आपके कार्यकाल में कंप्लीट हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं. हाँ, होना चाहिए. यस. और जिस तरह का जैसे हमने एवी में भी देखा कि जो फ्लड लाइन का जो एरिया है, हाँ. वहाँ पे अपने जगह खरीदने और बेचने के ऊपर बंदी डाली थी और अपने लोगों को भी ये आह्वान किया था कि यहाँ पे कोई इस तरह की परचेसिंग ना करे या फिर कोई रहने के लिए ना जाए. Yes. लेकिन फिर भी अब इस बारिश में भी अगेन वही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं. जैसे आप लोगों ने जो भूमाफिया होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बहुत बार कोशिश भी की और आपने किया भी है. इसके लिए आपने बहुत लोगों से पंगे भी लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वहाँ पे जगह खरीदी या बेची जा रही है. तो क्या रीज़न है इसका? क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है इस चीज़ के लिए? नहीं, मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है. एक्चुअली ये जो फ्लड लाइन है, रेड और ब्लू लाइन, ये अभी तक टेम्प्रेरी है. मतलब इसके ऊपर कोई भी अभी प्रॉपर फाइनल फ्लड लाइन बनी नहीं है. तो टेम्प्रेरी फ्लड लाइन के बेसिस पे ही हमने बोला था कि खरीदी बिक्री जो है वो अभी हॉल्ट हो जाए, जिन्होंने नहीं करी है, स्पेशली फॉर ब्लू एरिया, जिसमें ब्लू एरिया में जो अपने घर आते हैं. काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी. इट वाज जस्ट अ प्रिवेंटिव मेजर, लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि बीवेयर ऑफ वॉट एवर यू आर परचेजिंग. इसके बाद भी लोग अगर परचेज करते हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस से परचेज होती है तो बी एट योर ओन रिस्क, क्योंकि आगे कभी भी वो इलीगल डिक्लेयर हो सकती है. तो मेरा यही कहना होगा पूरे सिटीजन्स को कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आते हैं उसको आप ढंग से फॉलो करें. नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आप ही का है. लेकिन अभी भी जो बीच में अभी 2-3 दिन बारिश होके गई, इस टाइम पे फिर से वही जैसे आपके रोड का कोई एरिया है या फिर ओल्ड सिटी के कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिन लोग के घर पानी, मतलब उनके घर में पानी चला जाता है. सो इसका मुझे लगता है 2 पहलू है. एक तो जो डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा उसके लेवल से भी थोड़ा डिले है कि उन्होंने मेजर्स जो हैं लाइन वगैरह फ्लड लाइन्स वो टाइमली और अप्रोप्रिएटली मार्क नहीं करी, जिसके वजह से लोगों को भी समझ नहीं आया कि कौन से एरिया में उनका घर आना चाहिए, कौन से में नहीं. दूसरा, जो अपना सिटी है वो हाईली एनक्रोच्ड है, मतलब हर जगह से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. तो वो चीज़ के वजह से जो रास्ते भी हैं जिधर ड्रेनेज होना चाहिए वहाँ ड्रेनेज नहीं है, ड्रेन के ऊपर घर या दुकानें हैं. तो वो जब तक इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक लोग परेशानी रहेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है एनक्रोचमेंट का एक इतना बड़ा इशू है जिसमें सिंगल हैंडेडली एज कलेक्टर मैं कुछ नहीं कर सकती. पूरा डिपार्टमेंट अगर मेरे साथ रहेगा तो हम पूरी सिटी का एनक्रोचमेंट हटा सकते हैं. तो उसके बाद बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज अपने सीमेंटेड रास्ते के नीचे जब ड्रेन ही प्रॉपर नहीं है तो कहाँ से पानी जाएगा, वो ऊपर जाके अपना ब्लॉकेज ही करेगा. लेकिन जो आपने अभी बोला इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा आपने बताया, तो इसमें जैसे हमने देखा कि अभी जो विधान परिषद के अंदर है, इन्होंने जिस नेशनल कंपनी जो बना रही है अभी रोड का, तो उनकी CSR फंड में से उन्होंने, जैसे आप बोल रहे कि ड्रेनेज का इशू सॉल्व होना चाहिए,
तो नालियों का रुंदीकरण और खुलीकरण के लिए वो अभी भी ट्राई कर रहे नहीं, हैं, क्या वो- ये सॉल्यूशन हो सकता है उसका? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक बहुत छोटा सोल्यूशन है फॉर अ स्मॉलर सोल्यूशन, स्मॉलर प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे नाले और रिवर्स इसके थ्रू ओपन अप नहीं हो सकते। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए कि जो भी हम नया रास्ता बनाएं वो विद ड्रेनेज और फुटपाथ बनाए तो वो अश्योरेंस हम अपने लेवल पे लेते हैं। एटलीस्ट मेरे पास जो इस साल जो वर्क्स आएंगे उसमें मैं ये गारंटी लूँगी कि ड्रेनेज और फुटपाथ, जहाँ पर फुटपाथ हो सकता है वहाँ फुटपाथ करें, बट ड्रेनेज तो कंपलसरी उस रास्ते में डालें। तो जो अभी का उनका मेजर है वो ये है कि जो कंपनीज रोड बना रही है उनको उसका जो मटेरियल है वो भी यूज़ में आएगा, उसी के साथ साथ ड्रेनेज खुल जाएंगे। बट इट इज़ नॉट टारगेटिंग दैट प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज, इट इज़ टारगेटिंग सेकेंडरी प्रॉब्लम कि हमारे को मटेरियल थोड़ा फ्री में मिल जाए। बाकी पूरे एरिया के लिए वो सोल्यूशन नहीं है। जैसे अपने महानगर पालिका में कविता मैम है, ये तो शायद पुणे में टाउन प्लानिंग कमीशन में रह चुके हैं। सो क्या इनकी कोई गाइडलाइंस इसमें यूजफुल हो सकती है? हाँ, या फिर बिल्कुल। इनके पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का? नहीं, मैम भी मुझे लगता है काफ़ी फोकस कर रही हैं कि जो अमृत टप्पा 2 है, मतलब सेकंड फेज़ ऑफ अमृत योजना है जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिटी की होनी चाहिए, उसमें जल्द से जल्द निधि आए जिससे हम कोशिश कर पाएँ कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज अकोला में हो पाए। बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये, क्योंकि यहाँ पर फंड्स के अलावा बहुत बड़ा विल चाहिए कि हम एग्जीक्यूट वो कर पाए टाइमली। तो वो होगा कि नहीं होगा वो मुझे भी अभी देखना है। तो आप मतलब पब्लिक से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसमें शायद आपका हेल्प करे, या फिर किस हाँ, तरह पब्लिक से? को तो कोई भी अच्छे कॉज के लिए, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए सपोर्ट करना ही चाहिए। उसमें पब्लिक की हेल्प नहीं, दे शुड बी रेडी इनफ कि हाँ जो हो रहा है वो होने दो गुड कॉज के लिए।